में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से, और ये हमारे बीच में जो ये महान लेडीज हैं, आप ये नागपुर से हैं और आपका नाम है नैना झाड़ी और समाज सेविका भी रही है नागपुर से। मतलब ये 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उस 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस कोई अपना विशेष योगदान नहीं देता, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण तो ये है, ये हार हमारे कांग्रेस की नहीं है, ये जीत ईवीएम की है। ईवीएम से बीजेपी ने लोगों से जीत बोलकर ये जीत हासिल की है। मैडम ये तो हारने के बाद में हर एक यही व्यक्ति कहता है कि भाई मैं हारा नहीं हूँ, ये जानबूझ के हराया गया। आप ईवीएम का आप दोष देंगे कि ईवीएम ने हराया? ईवीएम ने हराया है, पर ईवीएम का हमें ईवीएम का विरोध करना है, निषेध करना है। ये ईवीएम को ये अपने भारत सरकार में चुनाव आयोग से हटाना है। इसके लिए मुझे लगता है, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की, ओबीसी संगठन की मैं उपाध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश महिला राष्ट्रीय महिला ओबीसी बोलिए कार्यकारिणी से। और मुझे लगता है कि ये ईवीएम के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। चुनाव आयोग से ईवीएम को हटाना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ जनता नहीं है, जनता कांग्रेस के साथ है, फिर भी जीत उनकी हो रही है। तो ये लोकशाही का एक लोकशाही का बहुत बड़ा धोखा है, लोकशाही को धक्का है। और ये जनता ने अभी, जनता हो चाहे सब पक्ष पार्टी वाले, सब ने अभी इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैडम ये सभी ये कहते हैं चुनाव हारने के बाद में ईवीएम की गड़बड़ है, ईवीएम में दोष निकाला जाता है, लेकिन पूर्ण बहुमत से अब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के अंदर भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ ना, तो वहाँ तो ईवीएम ने काम नहीं करा, वहाँ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। लोग नागपुर से यहाँ चल कर क्यों आए? हम आज जंतर मंतर पे ओबीसी पे जो अन्याय हो रहा है, उस ओबीसी को जो न्याय संविधान में मिला था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो न्याय दिया था ओबीसी को, वही आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि ओबीसी की जनता का यूज करके बीजेपी सरकार राज कर रही, पर ओबीसी पे अन्याय हो रहा है। आज संविधान को धक्का पहुंच रहा है, संविधान में जो स्थान मिला है ओबीसी को, उसे आज नष्ट किया जा रहा है। हमारी मांगे है ओबीसी के लिए कि ओबीसी की जनगणना क्यों हो नहीं रही? जब प्राणियों की जनगणना हो रही है, हर जीव जंतु की जनगणना यहाँ हो रही है देश में, पर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही? बस ये हमारा सवाल है। और आज इसी के लिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े सर, उनके नेतृत्व में यहाँ सभी देशों से, सभी राज्यों से यहाँ जंतर मंतर पे आज आंदोलन किया है। इसी में हम नागपुर की महिलाएं, महाराष्ट्र से सारी महिलाएं हम साथ में, कल्पनाताई मानकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सचिव हमारे साथ मंगलाताई देशमुख, और ये उपाध्यक्ष अर्चना भोमलेताई वर्धा से, ये हम और भी महिलाएं हमारे साथ आई है। तो ये आवाज़ हमें यहाँ दिल्ली में पहुँचाना है सरकार को कि ओबीसी को न्याय, और अभी ओबीसी हम रुकने वाले नहीं है, हमारा हक हम लेके ही रहेंगे। जय ओबीसी। मैडम अभी मैडम कह रही हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो आर्टिकल 340-341 के तहत प्रावधान दिया था, लेकिन ओबीसी और अति पिछड़ा और बाबा साहब को पढ़ना नहीं चाहता है। अगर बाबा साहब को पढ़ा हुआ होता तो उनका अधिकारों को हनन नहीं होता। नहीं, ये बात झूठ है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ओबीसी के हमारे अधिकार और हक क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा है कि सभी भारत से, सभी राष्ट्रों से लोग आए थे, यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, सब राज्यों से आए थे, और उनका सबका एक ही कहना है कि जो हमारी मांगे है, जो हमारे हक है, अधिकार की जो लड़ाई है, वो हमें लड़नी है। अब तो यहाँ पे धरना आंदोलन है जंतर मंतर से, क्योंकि कितने दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि लोगों का पता चल गया कि ओबीसी क्या है, ओबीसी क्या कर सकता है। क्योंकि हमारा जो जनगणना है, जो हमारी संख्या है, वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा ही लोगों की आवाज है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पे अगर नहीं सुना तो हम संसद में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, और हम अपने अधिकारों की लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। ताई जी कह रही हैं हम अपने अधिकार की लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो इस जनगणना का क्या फायदा? अपने भारत में लोकशाही चलती है, लोकशाही संविधान के तहत हुई है, और संविधान
नहीं रहेगा ऐसा आप बोल सकते हैं, गलत बात है। होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे क्योंकि संविधान ही अपने भारत का आत्मा है। और ये ओबीसी जो हम हक मांग रहे हैं, ओबीसी का जो हक है वो पूरा संविधान के थ्रू आता है। आज पूरा ओबीसी जागरूक हो चुका है, हर ओबीसी अभी हक के लिए लड़ रहा है। और अभी अब तक जो ओबीसी सोया था, आज ओबीसी जगह है। जब बोल रहे कि क्या बोलते कुत्ते जानवर की अगर इसकी ये होती है, गणना होती है जनगणना, तो फिर इसलिए आदमियों को क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं जातियों की हो रही है। और आपने भी जो ये किया आरक्षण की बात की, तो आरक्षण का जो है ST/NT का काय के ऊपर है, लोक संख्या के ऊपर है। ओबीसी 27% है, वही उनको देने को होना ना, बरोबर है। अब उसमें भी आप बोल रहे कि नहीं, अभी राजकीय अभी जो जागृति आ रही है इसलिए आ रही है कि सबका राजकीय आरक्षण चला गया है। अब धीरे धीरे शिक्षण भी चले जाएगा, इसमें नौकरी का चले जाएगा। इसलिए आज अगर हम नहीं उठे तो जिंदगी में कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए ये लड़ाई हमारी जो चालू है ये कंटिन्यू चालू रहेंगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोबनराव जी तायवाड़े, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है सुभाष जी घाटे, इनके नेतृत्व में पूरा ऑल इंडिया के बाहर भी ओबीसी जन जागरण चालू हो और ये लड़ाई जीत के ही हम रहेंगे। जय ओबीसी। मैडम, अभी आपने संविधान की बात किया और आरक्षण की बात किया गया। मैडम, संविधान को तो आप लोग मान रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो संविधान पे काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही, बिल्कुल सही है। ये संविधान को हटाना चाहते हैं, पर ये जनता ऐसा होने देंगे नहीं। जो आपने बोला है कि बाबा साहब को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए जनता ने, तो अभी पढ़ रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। ओबीसी अभी जागृति हो रही है। हाँ। और ये जो करना चाहते हैं वो तो सफल होंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है, जो संघर्ष करके सब आदमी को स्थान देकर जो बड़ा कार्य किया है, वो तो हम उसको धक्का लगने देंगे नहीं। और सभी जनता ये करने वाली है, अभी ये कुर्सी से हटने वाले हैं और ओबीसी एक होके अपना न्याय लेके रहेंगे। जय ओबीसी, जय संविधान। मैडम, अभी संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैडम, कुछ साल पहले संविधान को यहीं मनुवादी लोगों ने जलाया था। वो सरेआम घूम रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके का जो एक्ट करना था वो एक्ट भी नहीं लगा पाए। तो आप ये जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि शुरू में जैसे हम लोग किसान थे, अभी पहली दूसरी पीढ़ी है जो हमारी शिक्षा में आई है। आज तक हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं था कि एजुकेशन क्या था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जानी और जागृति हो रही है। जैसे धीरे धीरे हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े, अब तक हमको कुछ भी मतलब कलम क्या है, कौन सा नियम क्या है, कौन सा कानून क्या है, संविधान क्या, यह हमको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था करके हमारे जो पूर्वज थे उनको भी ये पता नहीं था। जैसे हम लोग जैसे प्रकाश में आ रहे हैं, हमको जो नई नई दिशाएं मिल रही है, उसके वजह से हमको पता चल रहा है कि हमारे हक की लड़ाई क्या है और हमारे अधिकारों की लड़ाई क्या है। जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो सच्चे में दीदी ने कहा वो सही बात है कि वो देश का आत्मा है। उन्होंने कम से कम 150 देशों की संविधान की अभ्यास करके उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। ये तो इतनी साधारण बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ SC/NT के लिए नहीं, सब मतलब पहले उन्होंने ओबीसी के लिए उन्होंने प्रावधान रखा है, उनके लिए आरक्षण किया है। हाँ, तो ये आरक्षण हमारे हक की और अधिकार की जो लड़ाई है वो हमको अभी पता चल रही है। इसलिए हमारे जो ओबीसी भाई है वो अभी जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूक होने की चिंगारी अभी मतलब आग लगी हुई है। अभी इसके और ज्वाला भड़कना बाकी है और ये धीरे धीरे जरूर बढ़ेंगे और जरूर हमको न्याय मिलेगा। मैं इतने आश्वासन से कहती हूँ कि हमें जरूर न्याय मिलेगा इतने। लेकिन मैडम, जितना बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया वही महिलाएं सबसे पीछे हैं। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आए होते। लेकिन आज बाबा साहब को कुछ बैकवर्ड की महिलाएं नहीं पढ़ पा रही हैं, आज भी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रही हैं। देखिए ना, वही तो मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि हमारी ये पहली दूसरी पीढ़ी है जो एजुकेटेड हो रही है। इसके पहले हम ग्रामीण थे, शेतकरी थे, किसान थे, हमारे एजुकेशन का हमको अधिकार नहीं था और इतनी जागृति भी नहीं थी। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे माँ बाप थे, उनको भी पढ़ाई का इतना ये नहीं था और उसकी वजह से हुआ है कि हमारे लेडीज में भी वो जागृति नहीं हुई है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं तो हमको धीरे धीरे हिंदू कोड बिल क्या है, कलम क्या है, ये सब हमको अभी पता चल रहा है। मैडम, ये तो पहली ही पीढ़ी ऐसी थी जो थोड़ा सा अपना सुधार उधार किया उन्होंने,
हैं। हाँ। लेकिन अब सारे देश को ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, बनियों के हाथ में दे रहे हैं, दुकानदार बनाया जा रहा है, तो फिर उसमें आप कैसे इन लोगों से लड़ोगे? तो उनको वही करना है ना जो ब्रिटिशों ने किया है, पूरे देश को गुलाम बनाना है। जी। यही है क्योंकि तभी मतलब माननीय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो किया था महिलाओं के लिए, जो किया था, जो हमारे भारतीय और पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अभी ये क्या कर रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। इनको पूरा देश गुलाम बनाना है, ऐसा ही लग रहा है ये चित्र, ऐसा ही। क्योंकि हमारे बच्चे जो अभी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनको नौकरियां नहीं है। अभी आपने तो यूक्रेन का वगैरह देखा है ना कि हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन, रशिया में, चाइना में पढ़ने जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों हमारे यहाँ MBBS की और MD की सुविधा नहीं है? और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो लाखों रुपए फीस की है उन्होंने, तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए हमको अभी हमारे जो अधिकार है उसके लिए हमको जागरूक होना जरूरी है कि हम अपने ही बच्चों को न्याय दे सकें। क्योंकि जो अभी मतलब संविधान की जो मैडम न्याय की बात कर रही हैं, जब युवा नौकरी मांगता है, पढ़ा लिखा लड़का नौकरी मांगता है, उनको कह दिया जाता है आप पकौड़े तलो, साइकिल के पंचर लगाओ, तो यह कैसे देश तरक्की करेगा? तो वही तो अच्छे दिन का जो चॉकलेट दिया था वही तो अब सबको पता चल रहा है ना कि अच्छे दिन क्या है, कैसे आ रहे हैं अच्छे दिन। क्योंकि पूरा देश कैसे मतलब GDP कितना घसर गया है, सब जहाँ वहाँ देखो सब प्राइवेटीकरण हो रहा है। जहाँ मैडम गौमूत्र की और गोबर की बात करेंगे तो लोग जो चांद पे जा रहे हैं, आसमान पे जा रहे हैं, तो यह देश तरक्की करेगा क्या? ये तो फिजूल बात है, ये तो आपको है और जो सर्वसाधारण इंसान है सबको पता है कि गौमूत्र से और ये क्या होता है। जब हमको MBBS पढ़ने यूक्रेन और रशिया, चाइना में जाना है तो हम गौमूत्र और गौमूत्र की कैसे बात कर सकते हैं? तो आपको भी पता होना चाहिए। तो कैसी देश की तरक्की हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? देश की तरक्की नहीं, ये करना ही नहीं चाहते हैं। ये जो 4% 2% लोग हैं ये बस प्रभुत्व करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो बहुजन समाज है, SC NT और जो OBC समाज है, ये ऐसा होने नहीं देंगे बस। मैडम लास्ट यहाँ का जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो फ्री के लिए मरती है। उन्हें 5 किलो राशन और सुविधा फ्री मिल जाती हैं तो सीधा 15 लाख के लालच में आ गए, 2 करोड़ नौकरियों के लालच में आ गए। तो आप कैसे समझोगे कि आपका उद्धार और सुधार होगा? नहीं होगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि गांव की जो जनता है, गरीब है बेचारी, किसान है, जो मजदूर है, क्योंकि मैं अभी इंटक की भी अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ विदर्भ की, तो मुझे पता है कि हमारा किसान क्या है, हमारा मजदूर क्या है। वो एक एक दाने के लिए तरसता है। जो अभी ये कोविड ने हमको सिखा दिया था 2 साल में कि जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, उनको सिर्फ किसान थे कि किसान के भरोसे हमारा पूरा देश जिंदा था, क्योंकि सिर्फ उनको खाने के लिए दाने मिल रहे थे, क्योंकि अनाज मिल रहा था। तो ये हमने दिखा दिया है और आज आगे भी हम ये दिखा देंगे कि हमारी यूनिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैडम चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि मैं एक सावित्री की लेख हूँ, मतलब मैं सावित्री की मुल्की हूँ। तो सभी सावित्रीबाई फुले के मुल्क की मुल्की मतलब हमको उन्होंने पढ़ाया है। और जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, मतलब मैं एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से आके मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आई हूँ। तो ये उनकी कृपा है कि हमको महिलाओं को इतना अधिकार दिया है, उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के इतना ये किया है कि हम यहाँ पे आके मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, एक माइक पे बात कर रही हूँ। तो ये उनकी पुण्याई है हम पे कि सब महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया है। और मैं सब महिलाओं को यही कहूँगी कि आप पढ़िए, आगे आइए, आपकी आवाज़ बुलंद कीजिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। मैडम यहाँ सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती की पूजा इंडिया के अंदर होती है, लेकिन जो सरस्वती के जानने वाले हैं अमेरिका और जापान में पाए जाते हैं। लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी इंडिया में पूजी जाती है, लेकिन पैसा जो है जापान, ताइवान, मलेशिया के अंदर है। देखिए ये अलग बात है, जो आप हमारा टॉपिक चालू है ये अलग बात है। उसी में आता है मैडम, एजुकेशन में ही आता है। नहीं, एजुकेशन में आता है, लेकिन आपने जो कहा कि लक्ष्मी, सावित्री और आपने सरस्वती की बात की है आपने, तो ये हमारे ऊपर पगड़ा डाला है उन्होंने ये शुरू से, क्योंकि कथा करनी चाहिए, भागवत करना चाहिए, इससे ये होगा, उससे ये होगा। जी हमारी पीढ़ी इसी में गारत हो गई है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी पहली दूसरी पीढ़ी इसी में गारत हुई है, क्योंकि हमको यही कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो पाप होगा, यही हमको सिखाया है। लेकिन जब हम पढ़े लिखे हैं तो हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सी महिलाएं इससे बाहर निकल चुकी है। ठीक है मैडम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.